हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज़। हमारी रिवीजन सीरीज़ जो थी वो उसमें टिग्नोमेट्री चल रही थी और टिग्नोमेट्री के जो 45 क्वेश्चंस है वो इससे पहले मैं लगवा चुकी थी। आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 से 45 तक जो क्वेश्चंस है वो मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रिवीजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे कई सारे जो सोल्ड पेपर हैं उनसे लिए गए हैं और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं। तो अगर आप ये लोग लगा लेते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हो सकता है ऐसे मिल जाएँ या कवर हो जाएँ इससे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ लेते हैं इसका। इसमें लिखा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उसके शीर्ष से अगर हम किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण जो है क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें कि 60 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के जो शीर्ष है उससे कोई मीनार है, तो मीनार का जो शीर्ष है और उसके पाद के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं 46। क्वेश्चन है हमारा ये 46। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि एक 60 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, मैं ऐसे ही इसका जो डायग्राम है, जो चित्र है, उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। आप लोग इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो आपका चित्र और अच्छा बनेगा। तो चलिए, मान लिया हमने कि यहाँ पे एक क्या है, सबसे पहले 60 मीटर ऊंचा भवन है। तो ये मान लिया हमने कि यहाँ पर एक भवन है। ठीक है, इस जो भवन है इसकी ऊंचाई 60 मीटर है पूरे की। उसके बाद क्या है कि 60 मीटर ऊंचा भवन है और उसके शीर्ष से जो कोई मीनार है, मान लिया यहाँ पे कोई एक मीनार है, ये रही। ठीक है, तो ये जो मीनार है इसके शीर्ष का और इसके पास जो यहाँ है इसका अवनमन कोण हमें दिया गया है। ठीक है, तो अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि जो हमारी क्षैतिज दृष्टि है, क्षैतिज दृष्टि हमारी कैसे बनती है, ऐसे बनती है। जब हम सीधे देखते हैं, मान लिया ऐसे मिला देते हैं, मान लिया हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम ये तो हम ऐसे सीधे देखते हैं, पर जब हम सीधे देखने के बजाय ऐसे नीचे की तरफ गर्दन करके देखते हैं तो ये हमारी यहाँ पे दृष्टि रेखा बनती है। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्या होता है, अवनमन कोण बनता है। जब हम कहीं ऊंचाई पे खड़े हैं और हमें गर्दन झुका के देखना पड़े, और जब हम कहीं नीचे खड़े हों गर्दन ऊपर करके देखते हैं, तो वहाँ पे हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो इसका शीर्ष है क्वेश्चन में, अगर आपका डायग्राम सही हो गया है तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। इसने कहा है कि जो शीर्ष है, शीर्ष के लिए दिया गया है कि 30 डिग्री है और जो पाद वाला हिस्सा है उसका दिया गया है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले चलिए शीर्ष से इसे मिला लेते हैं। तो शीर्ष से इसका एंगल कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल केवल ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। फिर इसके जो पैर, ठीक है, ये वाला हिस्सा है मीनार का, यहाँ से कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला अवनमन कोण ये तो 30 डिग्री था। उसके बाद जो ये वाला, हम ये लाइन नहीं है हमारे पास, हम केवल ये लाइन देखते हैं अब ये वाली। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये लाइन नहीं है, अब हमारे पास केवल ये वाली लाइन है, तो ये पूरा एंगल तो बनेगा हमारा ये वाला ऐसे। तो ये कितना बनेगा हमारा एंगल, 60 डिग्री। ठीक है, मैं इसको बाहर लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे भी यहाँ से मिला लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मान लिया पहले हमने ये वाली लाइन नहीं बनाई थी, ध्यान से समझेंगे इसको, पहले हमने ये वाली लाइन नहीं बनाई थी। ठीक है, तो ये वाला अगर कोण हमारा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एकांतर कोण है। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है ना, तो जो एंगल यहाँ पे होता है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा। तो हम लोग उसी तरीके से इसको देखते हैं कि अगर ये लाइन नहीं थी यहाँ पर, तो ये हमारा कैसे बना था, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री। ये वाला अगर ये लाइन नहीं है, ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। तो ये तो हमने एंगल लिख लिया अपने दोनों। अब हमें जो है इस पूरे की हमें लंबाई दी गई है, यहाँ की कितनी है, 60 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये पूरी कितनी है, 60 मीटर है यहाँ तक। ठीक है,
अब हमें केवल इसकी पता है, चलिए हम इसे नाम भी दे देते हैं पहले कि मान लिया ये ए बी कोई हमारा क्या है भवन है, और ये ए बी और सी डी हमारी कोई मीनार है, ये दोनों हमारी मीनार हो गई। चलिए अब जो हमारी जो ये है क्या नाम था भवन, ये कितना है 60 मीटर ऊंचा है। उसके बाद हमें और कुछ नहीं पता है, इसमें ये 2 एंगल्स पता हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लिया ये तो भवन है, मान लिया मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी है h मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने यहाँ से h मीटर मान ली है कि मीनार हमारी h मीटर है, ये यहाँ तक। ठीक है, सॉरी यार नीचे तक आएगा, h मीटर ये हमारी h है। अगर ये h है तो ये भी हमारी h मीटर ही होगी, क्योंकि ये जो है इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो ये भी कितना हो गया h हो गया। अगर ये भी h है, ठीक है, अगर मान लिया हमने कोई लाइन है ऐसे पूरी, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि पूरी लाइन की जो लंबाई है ये तो हमारी 5 मीटर है, टोटल लाइन 5 मीटर लंबी है, और जो ये लाइन यहाँ तक है ये केवल 3 मीटर है, तो सॉरी ये 1 मीटर है। तो ये वाली लाइन कितनी है फिर, तो हम क्या करेंगे, जब ये पूरी 5 है ये 1 है, तो ये वाली कितनी होगी 5 माइनस 1 होगी ना बची हुई। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये h है, ये पूरा 60 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ 60 माइनस के h। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा 60 माइनस के h हो गया। इतना काम हमने अपने इसमें कर लिया है क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं, बस हमने जो भी माना है हम लोग उसको लिख लेते हैं और जल्दी जल्दी सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं इसे भी कुछ। उसके बाद चलिए लिखते हैं इसमें कि माना सी डी, क्योंकि हमें बताना होगा क्वेश्चन में कि हमने क्या, मतलब खाली डायग्राम से तो नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को, हमें बताना होगा कि हमने किस चीज़ को क्या माना है, किसकी वैल्यू क्या लिखी है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करेंगे बाद में, तो हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम लिख लेते हैं माना सी डी बराबर क्या है, सी डी को हमने क्या माना था मीनार की लंबाई। माना सी डी बराबर क्या है हमारी मीनार की लंबाई, ये पे लिख लें, माना सी डी बराबर हमारी मीनार की लंबाई हो गई। अब हमें लिखना है कि जो क्षैतिज समतल है से, ये क्षैतिज समतल है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्षैतिज समतल, क्षैतिज समतल से जो हमारा भवन है, भवन क्या है ए बी, ये ए बी तो माना था हमने भवन को, भवन ए बी की ऊंचाई, भवन ए बी की ऊंचाई हमारी कितनी है 60 मीटर है। अब हम देख रहे हैं कि सी डी जो है, सी डी बराबर किसके हैं, यहाँ भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम ई मान लेते हैं। सी डी बराबर है ई बी के, ये सी डी हिस्सा है ई बी के, तो सी डी बराबर है ई बी के, और इसे हमने कितना माना है h मीटर, ये हमारा h मीटर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा एंगल, एंगल जो हमारा एक्स ए सी, एक्स ए सी, एक्स ए सी, ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए सी ई के, एंगल ए सी ई के, और कितने डिग्री के हैं ये एंगल दोनों 30 डिग्री के हैं। उसके बाद हम एंगल लेंगे एक्स बड़ा वाला की बार, एक्स ए, ठीक है ना, एक्स ए डी, एक्स ए डी, ये वाला समझिए नहीं है, यहाँ से लेंगे एक्स ए डी, तो एक्स ए डी किसके बराबर हो जाएगा ए डी बी के, एंगल ए डी बी के, और ये कितना था हमारा 60 डिग्री। इतना हमारा काम हो गया। बी डी ये वाली जो लाइन है इसको हमने कितना मान लिया है x मीटर, बी डी जो हमारी लाइन थी उसे हमने x मीटर मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ई जो है, ए ई जो ऊपर वाला हिस्सा था इसका, ए ये वाला ए ई, इसे हमने क्या मान लिया 60 माइनस h हो गया, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए ई बराबर हमारा कितना हो गया 60 माइनस के h हो गया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी ई, ठीक है ना, ए सी ई, पहले हम ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं ए सी ई से, ठीक है ना, त्रिभुज ए सी ई से क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जब हम tan 30 डिग्री ले रहे हैं तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है ए ई, और आधार हमारा कितना है ई सी, आधार हमारा ई सी हो गया। तो अब हम tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं, 1/√3 होता है, और ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू हमारी कितनी है 60 माइनस h, और ये जो लाइन है ना बी डी बराबर किसके है इसके,
ठीक है ना, इसके बराबर है। तो अगर ये x है तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी है, x है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम ए ई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 60 माइनस एच, और ई सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, x। इतना काम हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसकी अब तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो गया √3 और 60 माइनस के h। इतनी हमारी वैल्यू आ गई। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज था, ये वाला, इस वाले से लेते हैं। क्या है, ADB, ट्राइंगल ADB में, ADB में लेते हैं। तो ADB में क्या है, ADB में एंगल है 60 डिग्री। तो हम tan 60 लेंगे, tan 60 इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर लंब। अब लंब कितना है, अगर हम ये बड़ा वाला लेते हैं तो लंब हमारा पूरा ये है और आधार हमारा पूरा ये है। तो लंब हमारा हो गया AB और आधार हो गया BD, AB और बटे BD। ठीक है, AB की वैल्यू हमारी कितनी है, AB मतलब कि पूरी लंबाई कितनी है हमारी, 60 डिग्री, और ये वाली वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB की वैल्यू 60 और tan 60 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, AB की वैल्यू हमारी 60 और BD की x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर ये x ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना, तो x को यहाँ भेज देंगे और √3 को यहाँ। तो x बराबर हो गया 60 बटे √3। ठीक है, अब इसी समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं हम। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में अगर तुलना करते हैं तो देखते हैं कि x बराबर ये भी वैल्यू है और x बराबर ये भी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू x के बराबर हैं तो इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x की दोनों वैल्यूओं को आपस में बराबर रख लेंगे। कौन कौन सी है x की वैल्यू हमारी, √3 और 60 माइनस एच बराबर 60 बटे √3। ये हमारे दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हमने बराबर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, √3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3 और 60 माइनस के h इक्वल टू 60। √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा, 60 माइनस h इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, अब हम इसकी या तो 3 से डिवाइड कर लेंगे या 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 छंग 18, 180 हो गया, माइनस के 3h इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस के 3h इक्वल टू 60। इसे 180 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस के 180 हो गया। तो कितना बचेगा हमारा, माइनस के 3h इक्वल टू कितना हो गया, 120, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस का 180 बड़ा था और ये माइनस था, तो इसीलिए यहाँ माइनस आ गया। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और h इक्वल टू कितना हो गया, 120/3। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। तो ये हमारा आ गया h बराबर 40। ठीक है, h बराबर 40 आ गया। और हमें अपने सवाल में क्या निकालना था, हमें अपने सवाल में निकालना था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना था, h। ये रहा, ये मीनार थी CD, इसकी ऊंचाई को हमने h माना था, तो हमारा h आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई h बराबर, मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से तो ये आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। इसमें कोई भी गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। थोड़ा टाइम लेके समझा रहे हैं इसीलिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, 47। अब 47 में क्या दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 47 में दिया गया है हमें कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पज्या, अभी मैं इसका मतलब ये बता रही हूँ क्या है, 7/4 है। ठीक है, मीनार की ओर 25 मीटर चले, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या 7/3 हो जाती है। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। tan थीटा को ही हिंदी में स्पज्या बोलते हैं। तो मतलब कि हमें एंगल नहीं दिया है, हमें पूरी tan थीटा की वैल्यू ही दे दी है कि tan थीटा बराबर 7/4, इस तरीके से मान सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया है हमें कि सबसे पहले किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पज्या। ठीक है ना, कोई बिंदु है, वहां से कोई मीनार है, उसके शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे। पहले मान लिया ये हमारी कोई मीनार है, पहले हम मीनार ही बना लेते हैं।
ये हमारी कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार यहाँ खड़ी है, यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण, ये रहा मीनार का उन्नयन कोण, इसकी जो स्पज्या है वो tan थीटा है। मान लिया हमने इसकी स्पज्या जो है वो थीटा मान लिया यहाँ पे कि थीटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि 25 मीटर मीनार की ओर चलने पर, ठीक है ना, शिखर का उन्नयन कोण की स्पज्या 7/3 हो जाती है। अब यहाँ से ये हमारा कोई पॉइंट था, यहाँ से हम 25 मीटर चले, यहाँ मान लिया यहाँ पहुँच गए। 25 मीटर चलने के बाद फिर अगर यहाँ से मीनार का शीर्ष देखते हैं तो इसकी स्पज्या फिर कुछ और होती है। जाहिर सी बात है, एंगल बदलेगा तो tan की वैल्यू भी बदलेगी। इसे हम यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, इस वैल्यू को हम फाई मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग हैं। ये हमारी मीनार थी, इसे हम PQ नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पॉइंट है ये A है और इसे हम B मान ले रहे हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता है तो हम इसे h मीटर मान लेते हैं। हमें दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना बिंदु A से, एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं माना बिंदु A से मीनार के शिखर, यहाँ पे लिख लो माना बिंदु A से, ठीक है ना, मीनार के शिखर P, मीनार का शिखर P है ना, माना बिंदु A से मीनार के शिखर P का उन्नयन कोण, मीनार P का जो उन्नयन कोण है वो कितना है हमारा, थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब B से P का, ठीक है ना, बिंदु B से P का, P तो हम जाने गए, P क्या है, मीनार का शिखर है। P का उन्नयन कोण, बिंदु B से P का उन्नयन कोण कितना है, बराबर फाई दिया है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि PAQ, ठीक है ना, ये वाला एंगल हमारा कितना है, थीटा है, और PBQ एंगल हमारा कितना है, फाई है। तो हम इसे लिख लेते हैं, जैसे लिख लीजिए QAP, कुछ भी एंगल QAP इक्वल टू हमारा थीटा है, और एंगल QBP हमारा कितना है, ये फाई है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। इसने कहा था कि जो ये पॉइंट है ना, इससे 25 मीटर हम यहाँ चले हैं, ठीक है। तो ये कितनी दूरी हो गई, 25 मीटर। देखिए यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन से कि जब हमने पहले जब कोण की स्पज्या 7/4 थी, उसके बाद हम मीनार की ओर 25 मीटर चले और फिर वहाँ से फिर हमने उन्नयन कोण देखा उसका, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 25 मीटर। तो हम इसको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं कि AB इक्वल टू हमारा कितना है, 25 मीटर, ठीक है। ये हमारा AB हो गया। अब हम जानते हैं कि हमें tan थीटा, मतलब जो पहला वाला एंगल है वो कितना दिया है, पहले वाले के लिए दिया है कि कोण की जो स्पज्या है वो 7/4 है, और दूसरे वाले के लिए कितनी दी है, 7/3। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि tan थीटा इक्वल टू 7/4 एंड tan फाई इक्वल टू 7/3। इतनी चीज़ें हमें दी हैं, हमने लिख लिया, ठीक है। और एक चीज़ और मान लेते हैं कि माना जो मीनार है ना, ये इसकी ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई। फ्रेंड्स आप लोग जो है एग्जाम में ऐसे लिख दीजिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिले, खाली डायग्राम बना के और शॉर्टकट करने से नहीं मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, मतलब बड़े क्वेश्चन में आएंगे, बड़े नंबर के रहेंगे, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा करना रहेगा इसमें, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हमारी है, h मीटर। और हमने BQ इसे भी कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि हम इस एंगल के लिए भी तो सॉल्व करेंगे, तो इसे हमने मान लिया यहाँ पर x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर BQ बराबर कितना लिख दे रहे हैं, x मीटर। इतना काम हमारा हो गया। अब बस हमें अपना सवाल लगाना है। सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लें, सबसे पहले हम यही ले रहे हैं, BQP वाला ही एंगल, ठीक है ना। तो त्रिभुज BQP में सबसे पहले हम इसी में ले रहे हैं, क्या है ये, इसमें tan फाई बना था, मतलब कि इसमें जो एंगल है ये फाई बना था, तो हम क्या लिख लेंगे, tan फाई। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है x। तो हम क्या लिख लेंगे, इसे PQ बटे, पहले तो हम इसे BQ लिख लेते हैं और फिर PQ, मतलब यहाँ से देख लेते हैं, tan फाई की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7/3, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू तो हम लिख लेते हैं यहाँ से 7/3। PQ की वैल्यू हमें कितनी है, h है, और BQ की x है, तो यहाँ पे h लिख लेते हैं, सॉरी h और यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये कितना हो गया, 7x इक्वल टू 3h और x इक्वल टू 3h/7। ये क्या हो गई हमारी, एक x की वैल्यू आ गई,
ठीक है ना। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो दूसरे के लिए सोल्व करना है। हमने किसके लिए सोल्व किया था, tan फाई, इस वाले एंगल के लिए। कोई से भी एंगल के लिए आप पहले सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप थीटा के लिए सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले फाई ही सोल्व करना है, नहीं, आप बड़ा वाला ट्राइंगल पहले ले लीजिए या छोटा वाला ट्राइंगल, लेने दोनों ही है बारी बारी से। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AQP, AQP ये वाला एंगल हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज AQP में, ठीक है ना, जब बड़ा वाला एंगल लेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब हमारा पूरा है और आधार हमारा ये है, ठीक है ना। तो लंब हमारा कितना है, PQ, और आधार हमारा पूरा AQ है, AQ, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू तो हमें दी है 7/4 है, तो हम tan थीटा की वैल्यू 7/4 लिख लेते हैं। अब हमें PQ की वैल्यू कितनी दी है, मतलब AQ, ये जो AQ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, AQ को हम AB प्लस BQ ये लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे, PQ की वैल्यू हमें H दी है, इस PQ की वैल्यू H दी है तो हमने H लिख लिया, और ये कितना दिया है, AB प्लस BQ, तो इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, AB प्लस के BQ। इतना काम हो गया हमारा। अब हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यू हमारी क्या है, 7/4 इक्वल टू H/AB की वैल्यू कितनी है हमारी, 25, AB की वैल्यू हमारी 25 है, और BQ की वैल्यू हमारी X है, ठीक है। ये हमने रख लिया। फिर से हम इसकी क्या करेंगे, ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तिरछी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 7 और 25 प्लस X इक्वल टू 4H, ठीक है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पे X की वैल्यू रख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी गुणा कर लीजिए, 25 7 175 प्लस के 7X और इक्वल टू 4H, ठीक है। अब 175 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस के 7, X की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, X की वैल्यू आई थी हमारी 3H/7, तो यहाँ पे रख दिया हमने 3H/7 इक्वल टू 4H, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 175 प्लस के 3H इक्वल टू 4H ये हमारा बचा हुआ है, और 175 इक्वल टू 4H माइनस के 3H, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा, केवल 1H, तो H बराबर हो गया 175। तो ये क्या हो गया, हमारी H की वैल्यू आ गई। और हमें यही निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई 175, यही हमारा आंसर है। तो मेरे अगर आपको और भी मतलब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हर चैप्टर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।